आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है 3 फरवरी के लिए, क्योंकि आपको 3 फरवरी में बोर्ड एग्जाम देना है। 3 फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिस दिन आप रासायनिक शास्त्र यानी आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे वो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपका वायरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि क्लोरल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। तो क्लोरल का जो सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि CCl3CHO क्या होता है, CCl3CHO क्लोरल का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वह यौगिक जिसके साथ इथेनॉल की अभिक्रिया नहीं होती है, वह कौन सा कंपाउंड है, वह कौन सा यौगिक है जो इथेनॉल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, रिएक्शन नहीं करता। तो HCl जो है ना वो कभी रिएक्शन नहीं करता, यानी एक HCl एक ऐसा यौगिक है जिसके साथ इथेनॉल कभी रिएक्शन नहीं करता है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि वह अभिक्रिया जिससे बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं। देखिए यहां कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या कन्वर्ट किया जा रहा है, बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। तो वो कौन सा रिएक्शन आप अप्लाइड करेंगे जो बेंजल्डिहाइड को बेंजल अल्कोहल में परिवर्तित कर देगा। तो हम लोग जानते हैं कि आपका जो कैनिजारो रिएक्शन है, यानी कैनिजारो जो अभिक्रिया है, इसमें बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक अम्ल में बेंजाइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्तरवन से प्राप्त होता है। देखिए ये भी आपका रिएक्शन हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है, यानी कैल्शियम फॉर्मेट के जो शुष्क स्तरवन है उससे क्या प्राप्त होगा, एसीटोन या फिर फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटिक अम्ल या फिर एसिटल्डिहाइड। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, यानी कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क स्तरवन से क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपका 5 पूछ रहा है कि निम्न में होमोपोलिमर है, यानी होमोपोलिमर की बात की जाती है, तो यहाँ जो होमोपोलिमर हो जाएंगे ब्यूटाइल रबर या फिर डेक्रोन या फिर प्यूना एस या फिर बेकेलाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटाइल रबर। ये क्या है, होमोपोलिमर है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे पांचों नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि निम्न में कौन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। थर्मोप्लास्टिक कौन नहीं है, या फिर पॉलीस्टाइरीन या फिर टेफ्लॉन या फिर PVC या फिर नायलॉन 6 देखिए थर्मोप्लास्टिक की बात की जाती है, तो यहाँ जो थर्मोप्लास्टिक आपका नहीं है ये आपका नायलॉन 6 जो आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये पॉलीस्टाइरीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, PVC हो गया जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। देखिए PVC जो होता है ये आपका जो घर में वायर लगा हुआ है ना, घर में जो वायर है, वायरिंग जो घर में करते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी बल्ब वगैरह जो जलता है, तो इसमें जो वायर का जो ऊपरी परत होता है वो क्या होता है, PVC का बना हुआ होता है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। याद रखेंगे जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होता है तो फटाक से उसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर पूछा गया निम्न में कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है, मंड या फिर न्यूक्लिक अम्ल या फिर पॉलीस्टाइरीन या फिर प्रोटीन। तो 7 तक जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका पॉलीस्टाइरीन। क्या हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे 7th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया, कह रहा है क्वेश्चन के निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है, निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है, टेफ्लॉन या फिर नायलॉन 6 या फिर टेरिलिन या फिर बेकेलाइट। तो पॉलीएमाइड की बात की जाती है, तो यहाँ जो पॉलीएमाइड हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, नायलॉन 6 ये क्या है, एक प्रकार का पॉलीएमाइड है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया। देखिए ये सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप फरवरी में 3 फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, तो वहां आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन को, बोर्ड एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम लिया जाता है वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है वो सेम टू सेम उठा करके पूछ दिया जाता है। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन को पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, कौन सा बहुलक संघनन जो होता है वो बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, टेफ्लॉन, प्राकृतिक रबर या फिर स्टाइरिन या फिर नायलॉन 6। तो बहुलीकरण के द्वारा जो निर्माण किया जाता है वो हो जाएंगे नायलॉन 6। ये एक प्रकार का मतलब ऐसा मतलब बहुलक है जिसका एक तरह से बहुलीकरण, यानी बहुलक ऐसा बहुलक है जिसका संघनन बहुलीकरण करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसको तैयार किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि विलियन में विलय की मोललता। देखिए मोलरता नहीं है, मोललता, यानी इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, स्मॉल m से इसको इंडिकेट किया जाता है। तो किस यूनिट से व्यक्त की जाती है, तो मोल पर केजी, मोल पर केजी। देखिए मोललता का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन विलायक का मतलब अपॉन क्या करते हैं, विलायक का द्रव्यमान में मात्रा, यानी विलायक का केजी में द्रव्यमान, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल बटे केजी हो जाएगा, यानी मोल पर केजी हो जाएगा। तो मोल पर केजी आपका दिया गया, कहां दिया गया, मोल पर केजी है ना, तो मोल पर केजी आपका दिया गया, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 10th नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11th नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, इनमें वैसे कौन, इनमें से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वो है, देखिए जो ताप पर वो डिपेंड करेगा, जो मतलब जिसमें वॉल्यूम टर्म आएंगे, तो वॉल्यूम का टर्म किसमें नहीं आता, देखिए ताप पर डिपेंड नहीं करता, यानी ताप पर निर्भर नहीं करेगा। अगर जिसमें वॉल्यूम नहीं होगा ना तो वो ताप पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम जानते हैं कि मोलरता का जो फॉर्मूला होता है, यानी नंबर ऑफ मोल से बटे विलायक का लीटर में, आयतन लीटर में, ठीक है, तो वहाँ आयतन आपका लीटर में आया, वहाँ क्या आया, वॉल्यूम आया, तो यहाँ आपका वॉल्यूम आएगा। ये तो आपका ये जो है ये क्या है, ताप पर डिपेंड करेगा, ताप पर निर्भर करेगा। लेकिन मोलरता में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स यानी विलय के मोलों की संख्या बटे क्या करते हैं, विलायक का केजी में द्रव्यमान करते हैं, तो इसमें मोल पर केजी आ जाता है, तो इसमें लीटर वाली बात नहीं आती है। तो ये जो हो जाएंगे ये ताप पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर पूछ रहा है कि जल की मोलरता क्या है, जल की मोलरता क्या होती है। तो जल की जो मोलरता होती है वो होती है 55.5 मोल पर लीटर। क्या होती है, 55.5 मोल पर लीटर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा जा रहा है। क्वेश्चन करें कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि क्या है। उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार फिक्स करने के लिए सबसे जो बेस्ट प्रोसेस है, सबसे जो बेस्ट विधि है वो कौन सी विधि है, हिमांक अवनमन मापन, या फिर क्वथनांक उन्नयन मापन, या फिर प्रासरण दाब मापन, या फिर वाष्प घनत्व मापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका प्रासरण दाब मापन, यानी जो आपका ऑस्मेटिक प्रेशर मापी जाती है जिसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, पाई बराबर ICTR, पाई बराबर IRCT, ठीक है। तो ये जो हो जाते हैं फॉर्मूला, इसी के द्वारा, इसी विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का अनुभार को हम लोग फिक्स कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया कि निम्न जलीय विलयनों में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक होते हैं, विद्युत चालक हैं, तो यहाँ आपको बताना है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.1 मोलर, देखिए मोलर है 0.1 मोलर KCl, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका 15 में पूछा गया कि F सेंटर युक्त क्रिस्टल होते हैं, तो F सेंटर युक्त क्रिस्टल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड वर्सेस कलर्ड विटी पैरामैग्नेटिक, या फिर एन टाइप अर्धचालक, या फिर निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण युक्त, या फिर इनमें से सभी, बिल्कुल ऑल ऑफ दिस, तीनों के तीनों, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आएगी। तो ताप वृद्धि के साथ जो होती है प्रतिरोध बढ़ता है, तो प्रतिरोध किसका बढ़ता है, यानी जो अगर ताप में इंक्रीज करेंगे ना, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ता है, यानी एक तरह से रेसिस्टेंस बढ़ता है, और रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो चालकता घटेगा, क्योंकि रेसिस्टेंस और जो कंडक्टेंस होता है R और C में इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर R का मान बढ़ेगा तो C का मान घटेगा, C का मान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है R का मान घट रहा है, ठीक है। तो ताप बढ़ने से क्या होता है कि R का मान फिर बढ़ जाता है, ताप बढ़ने से थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा अगर T को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ना, तो ये R जो होगा ना, ये R का मान ऊपर चल जाता है, ये R का मान बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब ये R का मान ज्यादा हो जाता है, जब ये R दादागिरी दिखाने लगता है तो C अपने आप डर जाता है, वो कम से कम नीचे आ जाता है, ठीक है। जब ये C बढ़ने लगता है, जब ये C बढ़ने लगता है तो ये नीचे आ जाता है, ये डरने लगता है, ठीक है। तो यहां देखिए टेम्परेचर के बढ़ने से R का मान बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से R का मान बढ़ रहा है, तो R का मान बढ़ने से तो जानते हैं कि C कम हो जाता है, तो चालकता कम हो जाती है किसकी, सुचालक यानी धातु की, यानी कंडक्टर की। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि वह ठोस जिसमें शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों पाए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों प्रकार के डिफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, दोनों प्रकार के डिफेक्ट इसमें पाए जाते हैं। तो AgBr आपका ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 जेडेनो को हिट करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। जेडेनो को हिट करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है या फिर बढ़ता है, या फिर कभी घटता है फिर कभी बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। देखिए इसमें जो प्रभाव पड़ता है ना वो पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है कि इसमें एक तरह से बढ़ जाता है, यानी जेडेनो को ज्यादा हिट करेंगे तो विद्युत चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 क्रिस्टल में तल सममितीय, देखिए तल सममितीय, अक्ष सममितीय तथा केंद्र सममितीय की जो संख्या का अनुपात है वो क्या हो जाएंगे क्रिस्टल में। तो क्रिस्टल में जो इसका जो रेशियो होता है वो आपको रेशियो क्या होते हैं कि 9:13:1 होता है, ठीक है, यानी आपको ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 20 किसी प्रथम कोटि की प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल 1386 सेकंड है, तो इसके विशिष्ट गति का जो स्थिरांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। विशिष्ट गति का आपको स्थिरांक पूछा गया, रेट पूछा गया, तो इसका जो आपका जो प्रथम कोटि यानी फर्स्ट ऑर्डर का दिया गया, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे, तो वो अप्लाई करने के बाद जो फाइनली आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 0.5 गुना 10 पर पावर -3 पर सेकंड, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट अभिक्रिया की इकाई होगी। देखिए मैंने आप लोग को बताया था एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, यानी अब के का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो मोल पर पावर 1 माइनस एन, लीटर पर पावर n माइनस 1 पर सेकंड, ये फॉर्मूला होता है, जहां n जो इंडिकेट करता है वो मतलब कोटि को इंडिकेट करता है, मतलब ऑर्डर को इंडिकेट करता है। अगर हमको फर्स्ट ऑर्डर का निकालना हो तो वहां n का वैल्यू हम ख्याल रखेंगे 1 लेंगे, अगर सेकंड ऑर्डर का निकालना हो तो n बराबर 2 लेंगे, ठीक है। तो n अगर यहां देखिए द्वितीय कोटि का निकालने के लिए करा तो n की जगह 2 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा, मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। एक तरह से इसका जो फाइनल आंसर निकलेगा 21 का वो निकल जाएगा आपका लीटर पर मोल पर सेकंड, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। फाइनली इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, के बराबर मोल पर पावर 1 माइनस एन, लीटर पर पावर n माइनस 1 पर सेकंड, ठीक है। इस पर अगर फिट करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमको ऐसे याद नहीं रखना, ऐसे याद नहीं रखेंगे कि लीटर पर मोल पर सेकंड ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, उसके बाद लीटर टू मतलब मोल, ऐसे याद नहीं रखना, सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन है, तो क्षारीय माध्यम में जो एस्टर का जल अपघटन है तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 है, यानी आणविकता जो होती है, आणविकता आगे वाला होता है। देखिए ए भी एक कंपाउंड है, AB3 एक कंपाउंड है, तो ये एक आणविकता हो जाएगी, इसमें अणु की जो हो जाएगी एक हो जाएगी ए का, और बी हो जाएगी एक, इसका भी एक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आगे वाले जो होते हैं, यानी ए जो होता है A3A2, ठीक है, ये पीछे परमाणु होता है और आगे अणु होता है, ठीक है, याद रखेंगे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय कोटि अभिक्रिया की जिसकी आणविकता 2 है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसकी आणविकता क्या है, 2 है, यानी मोलिकुलर जो मोलिकुलरिटी है वो क्या है, 2 है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि अभिक्रिया 2H2O आगे चल के क्या दिया गया, 2H2O2 का मतलब एक तरह से आपको R दे दिया गया, R जो दे दिया गया तो इसका मतलब जो ये होता है आपको ऑर्डर पूछा गया, तो ऑर्डर क्या हो जाएंगे इसका, तो ऑर्डर जो हो जाएंगे वो प्रथम कोटि का आपका रिएक्शन है, ये क्या है, प्रथम कोटि का रिएक्शन है। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि निम्न में से कौन लायोफिलिक कोलॉइड है, लायोफिलिक कोलॉइड की बात की जाती है तो लायोफिलिक कोलॉइड जो हो जाएंगे 24 का हो जाएगा आपका मिल्क, यानी मिल्क जो होगा क्या है, लायोफिलिक कोलॉइड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया कि निम्न में से कौन सा गुण कोलॉइड विलयन के आवेश से स्वतंत्र है, कौन सा गुण कोलॉइड विलयन के जो आवेश होते हैं उससे स्वतंत्र है, फ्री है। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको कमेंट करना है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा टिंडल प्रभाव, यानी टिंडल इफेक्ट। अभी तक वीडियो को बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए, मैं देख रहा हूं वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट मिलता है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का हेल्प करने के लिए, यानी आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मतलब आप लोग को मतलब एक तरह से ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा मतलब प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए 25 का आपका राइट आंसर क्या हो गया, 25 का ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज के केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाती है, किसी आणविक स्पीसीज, आणविक का मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो सीरीज होता है ना, तो उसी की मतलब केंद्रीकरण यानी एक तरह से उसमें सेंट्रलाइज हो रहा है, तो उसकी जो प्रोसेस उसको क्या बोलेंगे, तो इसको जो कहेंगे उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अधिशोषण, क्या कहते हैं उसको, अधिशोषण कहते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष इंतजार कर रहा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीनो अम्ल में बॉन्ड COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है, ये आपका क्या है, बॉन्ड COOH, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो अमीनो अम्ल में इसके अतिरिक्त और भी एक ग्रुप रहता है, तो वो ग्रुप कौन सा रहता है वो आप चूज करके बताइए। तो यहाँ जो वो ग्रुप पाए जाते हैं वो बॉन्ड NH2 ग्रुप पाए जाते हैं, कौन सा, बॉन्ड NH2 ग्रुप पाए जाते हैं, जो क्या है एक तरह से आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है कि CH3CH2NH2 को कहा जाता है, CH3CH2NH2 को क्या कहे जाते हैं, तो इसको जो कहे जाते हैं इसको कहते हैं इथाइल एमीन, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल एमीन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया कि NH3 में N का संकरण है, NH3 में आपको N का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो जाएगा sp3, क्या हो जाएगा sp3। फाइनली आप निकालना है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला अप्लाई करो, फटाफट निकालो, यानी गेटिंग द आंसर पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, एक तरह से यानी पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, यानी फटाफट आप क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का, तो फॉर्मूला आपका जो क्या निकलेगा, फाइनली एन का जो परसंकरण निकलेगा या फिर संकरण निकलेगा sp3 निकलेगा। 29 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 30 में पूछा गया कि निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो यहाँ जो विद्युत शुद्धिकरण, देखिए विद्युत शुद्धिकरण की बात की जाती है, तो यहाँ जो धातु हो जाएंगे वो हो जाएंगे एल्यूमिनियम, यानी बॉक्साइट, जिसका मतलब एक तरह से बॉक्साइट जिसका मेन एस का होता है, मेन सोर्स होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, थर्माइट विधि में अपचायक होता है, यानी थर्माइट विधि में जो अपचायक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो सोडियम का, किसका, सोडियम का, यानी नेत्रियम, इसको क्या बोलते हैं, नेत्रियम बोलते हैं, Na, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 32 पूछा गया कि सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु, यानी हमेशा फ्री स्टेट में जो धातु मिलती है वो कौन सा, मैंने आप लोगों को बताया था 10th क्लास में, आप सीरीज याद कीजिए, 10th क्लास में आप लोगों ने एक सीरीज पढ़ा था, पोटेशियम CaNaMgLZnFeSnPb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt, पोटेशियम CaNaMgLZnFeSnPb हाइड्रोजन CuHgAgAuPt। देखिए AU और PT सबसे लास्ट में आया, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे इसका लास्ट में
कम बढ़ा तो ये कब सबसे कम रिएक्टिविटी होगा, मतलब इसकी क्रियाशीलता जो होगी सबसे कम होगी। ये दूसरे से रिएक्शन कम करेगा, तो दूसरे से जब रिएक्शन कम करेगा किसी के साथ मिलेगा ही नहीं, किसी के साथ मिलजुल करेगा ही नहीं, रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो ये हमेशा फ्री स्टेट में रहता। तो किसी के भी बगल में जाएगा, भाई कहेगा तुम जाओ, तुमसे रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा जो रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हारा जो एक तरह से क्रियाशीलता जो आणविक जो क्रियाशीलता है वो सबसे कम है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, प्रकृति में मुक्त अवस्था में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कहीं कहीं आपको पीटी भी दे देगा, यानी पीटी प्लेटिनम दे देगा, कहीं कहीं आपको एयू दे देगा। तो ये आपको क्या दिया, एयू यानी ऑरम को क्या बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट सुनिएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया कि निम्न में क्यूप्रस अयस्क है, निम्न में क्यूप्रस अयस्क क्या हो जाएंगे, मैलासाइट या फिर क्यूबराइट या फिर एजुराइट या फिर हो जाएंगे आपका चाल्कोपैराइट, ठीक है। तो 33 का जो राइट हो जाएगा आपका क्यूबराइट। ये क्या है, मतलब क्यूप्रस अयस्क, देखिए नाम से ही पता चलता है क्यूबराइट क्यूप्रस अयस्क। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 34 में पूछा गया कि सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि आप कारण बताइए। क्योंकि अयस्क जो होता है ना उसमें प्रॉफिटेबल, यानी उसमें एक तरह से साधारण तरीके से हम लोग क्या करते हैं, धातु की प्राप्ति करते हैं, बट इससे हम लोग खनिज से नहीं कर सकते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कारण क्या है, तो कारण जो है ना सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्ययिता के साथ, यानी इकोनॉमिकली, यानी मितव्ययिता का मतलब होता है जो मतलब लिमिटेड में खर्चा होता है, जहां मतलब जो आदमी अगर कम खर्चा करता है, यानी जो खर्चा जरूरी में खर्चा करता है, जरूरियात में, बाकी फालतू खर्चा नहीं करता, उसको बोलते हैं मितव्ययिता, ठीक है। तो मितव्ययिता के साथ नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन में 35 श्वेत फास्फोरस यानी जो व्हाइट फास्फोरस किस द्रव्य में रखे जाते हैं। तो व्हाइट फास्फोरस को जो रखा जाता है वो रखा जाता है आपका जल में, यानी H2O में रखे जाते हैं उनको, किसमें, जल में H2O में घुल करके रखे जाते हैं उसको। अब देखिए क्वेश्चन 36 पूछा गया क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है, किसमें घुल सकता है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 37 पूछा गया कि SO2 अणु में SO का आपका परमाणु संकरण क्या हो जाएगा। SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है sp या फिर sp2 या फिर sp3 या फिर dsp2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा sp क्या हो जाएगा, sp2। देखिए परसंकरण से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको एक फॉर्मूला होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला किसी भी हाल में नहीं बोलना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आप लिख लेंगे कॉपी में और उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे तो आपका फॉर्मूला पक्का याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर रटेंगे, रट्टा मान ले, देखिए साइंस से रटने की चीज नहीं है, साइंस से समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 38 आर्गन किसके द्वारा खोजी गई, आर्गन जो खोजी गई है किसके द्वारा खोजी गई, तो रामसे के द्वारा, किनके द्वारा, रामसे के द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन 39 अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया को शुष्क करेंगे, यानी उसको तरह से ड्राई करना है हम लोगों को, तो किसके माध्यम से हम अमोनिया को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, तो CaO यानी CaO जो है ना इसके उपयोग से, इसके यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, अमोनिया जो होती है उसको ड्राई कर सकते हैं, उसको शुष्क कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 40 में पूछा गया कि माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम द्वारा होता है, माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो ये होता है माल्टेज, यानी माल्टेज का मतलब एक ऐसा एंजाइम है जिसके माध्यम से माल्टोज को ग्लूकोज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अवबंधन करने पर उत्पन्न होता है, एंजाइम की उपस्थिति में हो रही है। देखिए किसकी प्रेजेंट स्थिति में हो रही है, एंजाइम की प्रेजेंट स्थिति में आपको क्या किया जा रहा है, मतलब यह जल का अपघटन किया जा रहा है, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आप पढ़े हैं, 2 नियम आपको पढ़ाया गया था, फैराडे का नियम, विद्युत विच्छेदन का नियम। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का वो आपको करेक्ट करना है, तो यहाँ हो जाएगा एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया कि जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेज से गर्म किया जाए तो अमोनिया की गंध मिलती है, तो इस निरीक्षण से निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। तो क्या परिणाम निकाले जा सकते हैं, तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाल जो है वो एमिनो अम्ल से बना होता है, बाल जो है वो एसिड जो होता है वो कौन सा एसिड, एमिनो एसिड से बना होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया कि पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है, पेप्टाइड का आपको क्या करना है, जल अपघटन कराना है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, तो फाइनली कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट निकलेगा ना। देखिए जल अपघटन हो रहा वो भी आपका रिएक्शन है, वो भी आपका प्रोडक्ट है, तो रिएक्शन जब हो रहा है तो प्रोडक्ट फाइनली मिलेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पेप्टाइड जल अपघटन पर देता है, तो वो जो देता है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से कौन सा डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड की बात की जाती है, तो डाइसैकराइड जो हो जाएंगे वो जाएंगे आपका लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, एक प्रकार का डाइसैकराइड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं, यानी संक्रमण तत्व बोले जाते हैं। तो प्रथम जो है सबसे फर्स्ट जो संक्रमण श्रेणी यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो सीरीज है उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ जो एलिमेंट दिया गया आपको, ये दिया गया एजी, यानी एजी का मतलब क्या होता है, सिल्वर, यानी
यानी अर्जेंटम ये नहीं आते, ठीक है। बाकी तीनों की तीनों Fe हो गया, V हो गया, उसके बाद C हो गया, वो सब आते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि मरकरी, जिसको Hg बोलते हैं, पारा बोलते हैं, किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु। देखिए सभी धातु तो ठोस अवस्था में रहते हैं, तो ये एक ऐसी धातु है मरकरी जो मतलब धातु होकर भी वो द्रव अवस्था में रहता है, यानी कमरे के ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी बहुत उच्च आयरन इंथैल्पी, वो दुर्लभ धात्विक बॉन्ड, यानी धात्विक बॉन्ड हो जाएगा, यानी मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं, जिसके कारण उनके अणु इधर उधर घूमते रहते हैं, यानी काफी फ्री स्पेस पाए जाते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, धातु जो होते हैं इस एक तरह से द्रव अवस्था में रहते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। 47 में पूछा गया इनमें में से हरा तोता का किसको कहते हैं, ग्रीन विट्रोल जो कही जाती है। तो ग्रीन विट्रोल का जो फॉर्मूला दिया गया आपको FeSO4 7H2 ग्रीन विट्रोल। अब देखिए किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, जैसे अभी मैंने बोला डी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप हैं, यानी डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 50 का क्वेश्चन पूछा गया कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वव्यापी उपयोग क्या हो जाएंगे, तो नरम लोहा, यानी नरम लोहा जो होता है, नरम लोहा यानी सॉफ्ट जो लोहा होते हैं उसको उपयोग किया जाता है विद्युत, एक तरह से क्या, विद्युत चुंबक बनाने में, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करा, तो ये सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपका बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, कुछ ही दिन बचा हुआ, 3 फरवरी को आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, और अच्छी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। टेंशन नहीं लेना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। देखिए जो होगा वो होके रहेगा, जो होगा वो पहले से लिखा हुआ है, जो होगा वो होके रहेगा। 3 फरवरी को आप आसानी से जाएंगे, पूरा फाइनली एग्जाम आपका क्लियर जाएगा। और मेरी आपका एक तरह से मेरी गॉड से प्रेयर है, मैं गॉड से प्रे करता हूं कि अच्छी तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाए, आपका अच्छा रिजल्ट बने, अच्छा आप प्रदर्शन कर पाए और अच्छी तरह से आप तैयारी करें, ठीक है। तो फिर मैं लास्ट में विनती करता हूं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जमकर के शेयर कर दें। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।